हेलो स्टूडेंट। आज हम नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 5 जो कि एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 को अब प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द पीएच definition and normal values. So pH is defined as the negative logarithm of H plus ion concentration. So एक सॉल्यूशन में H plus ion कितना है उस कंसंट्रेशन से हम उसका pH को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में H plus ion ज्यादा है दैट्स मीन कि वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, और अगर किसी सॉल्यूशन में H plus ion कम है दैट्स मीन वो अल्कलाइन या बेसिक नेचर का है। हम जनरली जो पीएच है उसको पीएच स्केल से मेजर करते हैं। पीएच स्केल एक टूल है जिससे एसिड या बेस को जाना जाता है। अगर 0 से 7 रेंज आ रही है दैट्स मीन कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। 7 to 14 पीएच स्केल पे आ रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, एंड देन अगर 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ये पीएच स्केल है। अगर हमने किसी सॉल्यूशन में पीएच मीटर को डाला है और उसके बाद कलर आ रहा है, पीएच स्ट्रिप्स भी आती हैं, और अगर उसको सॉल्यूशन में डालने के बाद कलर हमारा इस तरह से आ रहा है और 1 या 7 के बीच में कलर आ रहा है तो वो एसिडिक होगा। 7 के बाद वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो रहा है तो वो एल्कलाइन होगा, एंड 7 जो कि ग्रीन है वो न्यूट्रल कलर होगा। जो जनरली ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। अगर इसका एवरेज लिया जाए तो 7.40 ब्लड का पीएच होता है, और अगर इस ब्लड में इम्बैलेंस या कुछ मेंटेन ना रहे तो सीवियर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। Now we discuss what is the acid. So which जो सब्सटेंस H प्लस आयन को देते हैं या डोनेट करते हैं इस तरह के सब्सटेंस को एसिड बोला जाता है, और ये H प्लस आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो उसके पास अगर H प्लस आयन मिल रहा है दैट्स मीन कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। तो जब कोई एसिड सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन सॉल्यूशन तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि पूरी तरह से हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे कि HCl को अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो H प्लस आयन और Cl माइनस मिलता है। और कुछ अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं तो उस तरह के को वीक एसिड बोलते हैं। जैसे H2CO3 एक वीक एसिड है जिसमें H प्लस आयन बनता है लेकिन एक H CO3 के साथ मिलकर HC3O माइनस बनाता है। नाउ वी डिस्कस बेसिक। तो बेसिक वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं। NOH, जैसे कि NOH को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो Na+ और OH मिलता है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन है। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बेसिक बोलते हैं, बेसिक नेचर का बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में KOH होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू द हाइड्रोक्सिल, एंड वीक बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता हाइड्रोजन, जैसे NH3+ H2O मिलकर NH4+ OH माइनस बनाते हैं। Now we discuss buffer. तो buffer is defined as solution of weak acid and its conjugated base which can resist the change in pH. तो buffer वो होते हैं जिनमें weak acid और conjugated bases होते हैं, दोनों तरीके की चीजें पाई जाएंगी, और ये pH के जो चेंज होते हैं उनको रेसिस्ट करते हैं, उनको रोकते हैं। बफरिंग कैपेसिटी इज एबिलिटी ऑफ बफर टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच। तो किसी बफर की बफरिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो पीएच को चेंज नहीं करेगा। सो नाउ वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। सो इट इज मेंटेन्ड बाय 3 मैकेनिज्म: बफर मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म। सो नाउ वी फर्स्ट डिस्कस बफर मैकेनिज्म। तो बफर मैकेनिज्म में भी 3 तरीके की बफर सिस्टम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में: बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। सो फर्स्ट वी डिस्कस बाइकार्बोनेट बफर। बाइकार्बोनेट बफर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर होता है, वो सेल के अंदर नहीं पाया जाता, ये प्लाज्मा में पाया जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट होता है। सो मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में H+ आयन या HCl, मान लीजिए हमने उस बफर सॉल्यूशन में
बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है उसमें अगर H+ आयन बढ़ने लगे, जैसे कि HCl को हमने ऐड किया जिसमें H+ आयन बनता है, तो वो क्या करेगा, H+ आयन जो कार्बोनेट है उससे ऐड होकर H2CO3 बना लेगा, जिसकी वजह से H+ आयन फ्री नहीं रहेगा और हमारी जो बॉडी का pH है वो एसिडिक नेचर का नहीं हो पाएगा। सेकेंड, अगर हमारी बॉडी में एसिडिक ना होके कोई बेस बढ़ रहा होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करता है, हमारे बफरिंग सिस्टम में H2CO3 पाया जाता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन इससे रिएक्ट कर लेगा और NaHCO3 एंड वाटर बना लेगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं बन पाएगा और वो बेस नहीं हो पाएगा। इस तरह से pH को मेंटेन कर लिया जाता है। अगर H+ आयन बढ़ेगा तो HCO3 इससे जाके बाइंड करके H2CO3 बना देगा, और अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है, हाइड्रोक्सिल कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड हो रहा है, तो H2CO3 उसके साथ मिलकर NaHCO3 एंड वाटर बनाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो ये वीक बफर सिस्टम होता है इन कंपैरिजन टू बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इट प्ले मेजर रोल इन बफरिंग रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉस्फेट बफर, तो जो मेन एलिमेंट होता है फॉस्फेट बफर का वो HPO4 एंड H2PO4 होता है। तो जब कभी भी H+ आयन बढ़ता है तो H+ आयन Na2HPO4 से रिएक्ट करके NaH2PO4 और NaCl बनाता है। इस तरह से H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद भी pH चेंज नहीं हो पाता। और अगर NOH बॉडी में बढ़ने लगे, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में NaH2PO4 रिएक्ट करके Na2HPO4 और वाटर बनाता है। तो इस तरह से pH चेंज नहीं हो पाता फॉस्फेट बफर सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट है प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम मतलब कि प्रोटीन बना होते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है। मेनली जो प्रोटीन बफर सिस्टम में अल्बुमिन काम करता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा अल्बुमिन होता है। तो जब कभी भी H+ आयन बॉडी में बढ़ता है तो जो अमीनो ग्रुप है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करके NH3+ बना देता है, और जब कभी बेसिक बढ़ता है तो COH अपना H ग्रुप डोनेट कर देता है और वाटर बनाता है और COO- बनाता है। इस तरह से pH को चेंज नहीं होने देता। एल्बुमिन क्यों एक अच्छा बफरिंग सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास हिस्टिडीन ग्रुप होता है, 16 हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है, और हिस्टिडीन में होता है इमिडाजोल ग्रुप जो कि एज अ बफर की तरह बफरिंग सिस्टम में एज अ फिजियोलॉजिकल pH में एज अ बफर काम करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन एसिड बेस बैलेंस। So the second life of defense against acid-base disturbance is by regulating the concentration of carbonic acid in the blood and other body fluids by the lungs. तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में मेनली रेगुलेट किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। नॉर्मली बॉडी में जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनमें एक रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है एंड देन HCO3 और H+ में डिसोशिएट हो जाता है। तो जब कभी भी H+ बढ़ेगा तो हमारी बॉडी, और ये सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, तो जब कभी H+ बढ़ेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा और H+ आयन और कार्बोनेट मिलकर H2CO3 बनाएंगे एंड देन CO2 और H2O बनाएंगे। अगर बॉडी में CO2 ज्यादा होगा तो वो H+ आयन को बनाएगा। इस तरह से जब कभी बॉडी में H+ आयन या H2CO3 ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, वो CO2 को रिवर्स हो जाएगा और CO2 को ज्यादा बनाएगा। CO2 को ज्यादा बनाने की वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में हाइपर वेंटिलेशन होगा और इस CO2 को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का जो एसिडिक नेचर था या pH कम हो रहा था वो मेंटेन हो जाएगा। तो an increase in H+ ion stimulate the respiratory center to increase the rate of respiratory ventilation. When the ventilation rate increases, more CO2 is released from the blood and pH increases. pH increase मतलब अपना बेसिक नेचर बनाए रखता है।
इसी तरह से अगर बॉडी में OH- ज्यादा होगा तो वो रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन को डिप्रेस करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में CO2 बढ़ेगा और CO2 बढ़ने की वजह से वो H2O के साथ मिलकर H2CO3 को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और H2CO3 देन डिसोशिएट हो जाएगा HCO3- में और H+ आयन में। तो हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ने की वजह से अल्कलाइनिटी बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से जब वेंटिलेशन को डिप्रेस किया गया तो CO2 बॉडी में रह गया और CO2 की बॉडी में रहने से H2CO3 एंड इन द एंड H+ आयन बना। तो ज्यादा H+ आयन बनने लगेगा और जो अल्कलाइन नेचर हो रहा था ब्लड pH का वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो एसिड जो एसिडिक नेचर है वो बैलेंस हो जाएगा। इस डायग्राम से समझे तो जब भी H+ आयन इंक्रीज होगा वो वेंटिलेशन को बढ़ाएगा, वेंटिलेशन के बढ़ने से क्या होगा, CO2 निकलता चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका pH बैलेंस हो जाएगा। अगर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है H+ आयन मतलब अल्कलाइन हो रहा है, H+ आयन डिक्रीज होना मतलब अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, तो वेंटिलेशन को रोका जाएगा, जिसकी वजह से इन द एंड H+ आयन बनेगा और एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है रीनल मैकेनिज्म में एसिड बेस बैलेंस। So renal mechanism is the third line of defense in acid base balance. It is a long term acid base control. मतलब अभी तक हमने जो बफर सिस्टम और रेस्पिरेटरी पढ़ा है वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए एसिड को बैलेंस नहीं करता है, एसिड बेस को मेंटेन नहीं करता है, लेकिन रीनल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है, जो भी चीजें बॉडी में बढ़ा रही है एसिडिटी, एसिड नेचर को या बेसिक नेचर को, उस चीज को एक्सक्रीट करवा देती है यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से फिर एसिड बेस बैलेंस हो जाता है। तो जो भी रीनल के थ्रू मैकेनिज्म है एसिड बेस को मेंटेन करने की, वो मेनली 4 तरीके से होती है। पहला तो एक्सचेंज ऑफ H+ आयन फॉर सोडियम ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, reabsorption of bicarbonate, excretion of ammonium ion, excretion of H+ ion. So first we discuss exchange of H+ ion for sodium of tubular lumen. So in the tubular cells, the carbonic anhydrase catalyze the formation of carbonic acid from CO2 and water. तो tubular cells में CO2 और H2O से H2CO3 बनता है एंड देन वो H+ आयन और HCO3 बनाते हैं। देन ये जो H+ आयन है वो ट्यूबुलर सेल से ल्यूमन में चला जाता है, साथ ही साथ सोडियम ट्यूबुलर ल्यूमन से सेल में आ जाता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो H+ आयन है वो देन एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन, या तो वो किसी बेस के साथ मिल जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, और या तो वो इन आयन फॉर्म H+ आयन देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो डायग्राम में देखें तो रीनल ट्यूबुलर सेल्स में CO2 और H2O से H2CO3 देन H+ आयन बन रहा था, H+ आयन देन ट्यूबुलर ल्यूमन में आएगा किसी बेस के साथ मिलकर देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जब H+ आयन ट्यूबुलर ल्यूमन में जा रहा था तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा था, देन वो ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है एसिड बेस बैलेंस को। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो जब भी कभी H+ आयन सिक्रीट किया जाता है ट्यूबुलर ल्यूमन में, तो वहां पे सोडियम को एक्सचेंज किया जाता है और रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो H+ आयन देन कार्बोनेट के साथ अगर कभी यूरिन में बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होने वाला है तो H+ आयन HCO3 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, देन ये H2CO3 CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और ये CO2 और H2O गैस है, CO2 गैस है तो वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ट्यूबुलर सेल्स एंड देन वहां पे फिर से H+ आयन बनाता है और बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट देन रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर किसी ल्यूमन में बाई चांस बाइकार्बोनेट आ गया है तो वो H+ आयन के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है, देन CO2 और H2O बनाता है, देन ये डिफ्यूज हो जाता है ट्यूबुलर सेल्स में और वहां पे H2CO3 बना के फिर से रीजनरेट करता है H+ आयन और HCO3 की। ये बाइकार्बोनेट देन रीअब्जॉर्ब हो जाता है और H+ आयन फिर से ल्यूमन में चला जाता है। इस तरह से बाइकार्बोनेट का
रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये प्रोसेस कब होगी, जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही होती है तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाता है ताकि ये उस H+ आयन से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सके और बॉडी का पीएच मेंटेन कर सके। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। तो जो हमारी सेल्स होती है रीनल सेल्स, वहां पर अमोनिया बनता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लूटामिनेस एंजाइम। और जो अमोनिया बना होता है वो गैस होती है, तो वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ल्यूमन। और ल्यूमन में डिफ्यूज होने के बाद वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है और देन एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द अमोनियम फॉर्म, या फिर वो किसी अनायन जैसे कि फॉस्फेट, क्लोराइड और सल्फेट के साथ भी मिलकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रीनल ट्यूबुलर सेल्स में अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया ल्यूमन में आएगा और यहाँ पे जो H+ आयन एक्सक्रीट हो रहा था उसके साथ अमोनियम अमोनियम आयन बनाएगा, या फिर किसी और अनायन जैसे कि फॉस्फेट, क्लोराइड या सल्फेट के साथ भी ये ऐड होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरह से भी एसिड बेस बैलेंस होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन एज H2PO4 इन यूरिन। इसको टाइट्रेटेबल एसिड भी बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड। तो हाइड्रोजन आयन जो सिक्रीट हो रहा होता है वो HPO4- के साथ मिलकर H2PO4 बनाता है एंड देन एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में इन द फॉर्म ऑफ NaH2PO4। डायग्राम में देखें तो जब भी ट्यूबुलर ल्यूमन में कोई टेट्रेबल एसिड लाइक Na2HPO4 आता है तो वो ब्रेक हो जाता है Na+ में और NaHPO4 में। देन NaHPO4 से H+ आयन ऐड होकर NaH2PO4 बनाता है एंड देन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ पे जो सोडियम था वो देन रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इस तरह से भी एसिड बेस बैलेंस होता है। Now we discuss next topic, arterial blood gas normal value. तो arterial blood gas या measurement of blood gas in the important investigation in the laboratory service। जब भी कभी किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर या एसिड बेस डिसऑर्डर हो गया है तो उस कंडीशन में जो ब्लड के गैस हैं CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसको मेजर किया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्terial ब्लड गैस टेस्ट। इसको आर्टरी से किया जाता है। तो जो नॉर्मल वैल्यू है H+ की वो 35 से 43 mmol पर लीटर होता है। pH 7.35 से 7.45 के बीच में होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.5 से 6.0 kPa है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10.5 to 13.5 kPa है एंड बाइकार्बोनेट 24 से 30 mmol पर लीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो जब भी कभी एसिड बेस बैलेंस नहीं हो पाता बॉडी में तो उस कंडीशन में फिर एसिडोसिस या अल्कोलोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या किडनी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल कंडीशन में तो वो एसिड बेस को बैलेंस कर पा रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए ऑर्गन ही सही नहीं है तो वो एसिड बेस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में बॉडी में कुछ अदर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे एसिडोसिस बढ़ जाएगा या अल्कोलोसिस कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो एसिड बेस डिसऑर्डर है उसको दो में डिवाइड किया, एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस। एसिडोसिस मीन कि जो पीएच है बॉडी का, ब्लड का, वो डिक्लाइन हो जाएगा। उसको भी दो में डिवाइड किया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बोनिक एसिड। अल्कोलोसिस अराइज इन ब्लड पीएच, जब ब्लड का पीएच बढ़ जाता है दैट तो उसको अल्कोलोसिस कहते हैं। उसको भी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस ड्यू टू इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट, इसका अपोजिट है। एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ड्यू टू डिक्रीज इन कार्बोनिक एसिड। सो फर्स्ट वी डिस्कस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अ फॉल इन ब्लड पीएच ड्यू टू डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट लेवल ऑफ प्लाज्मा इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज कब कब हो सकता है, जब डायबिटीज मेलाइटस एंड स्टार्वेशन हो, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज एसिडिक नेचर की होती हैं जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस को फॉर्म करती हैं। कीटो एसिडोसिस साथ ही साथ जब कभी भी बाइकार्बोनेट का लॉस होने लगता है
नॉर्मल कंडीशन में बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा था रीनल ट्यूबुलर सेल्स में, लेकिन जब उसका लॉस होने लगे ड्यू टू द रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन, तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। कंपनसेट कैसे किया जाता है? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन टू वॉश आउट CO2। तो ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन या हाइपरवेंटिलेशन होगा, कंपनसेट बॉडी इस तरह से करती है, या H+ आयन का इंक्रीज एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एंड एलिमिनेशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड। तो जितना बॉडी में अगर एसिडोसिस हो गया तो कोशिश बॉडी ये करेगा कि जो भी एसिडोसिस बढ़ा रहा है, जैसे H+ आयन कहीं पे भी बॉडी में है या कुछ एसिड्स बने हैं, टाइट्रेबल एसिड बने हैं, तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इट रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो बॉडी में जब कार्बोनिक एसिड बढ़ जाता है तो वो कॉज करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। ये क्यों होता है? ताकि ये जब वेंटिलेशन डिक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन में CO2 निकल नहीं पाता, और CO2 अगर निकलेगा नहीं तो वो एसिडोसिस को कॉज करता है। अब CO2 किन किन कंडीशन में या कब कब रेस्पिरेशन सही से नहीं हो सकता? तो ऑब्स्ट्रक्शन टू रेस्पिरेशन किस कंडीशन में होगा? निमोनिया में, एम्फाइजिमा में, अस्थमा में। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो जब हम कभी डिप्रेशन टॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं लाइक मॉर्फिन, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से CO2 बाहर नहीं निकल पाता, और CO2 अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करेगा। कंपनसेट कैसे करती है बॉडी? तो इंक्रीज इन रीनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का जो रीअब्सॉर्प्शन है उसको बढ़ा दिया जाता है, साथ ही साथ यूरिनरी एसिड लाइक H2PO4 एंड अमोनिया को बढ़ाया जाता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में बॉडी का pH इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द राइज इन बाइकार्बोनेट लेवल ऑफ प्लाज्मा इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ये कंडीशन कब होती है? जब बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है HCl रिलीज होता है, तो वो जो H+ आयन है वो कम हो जाए। वो कम कब हो सकता है? अगर H+ आयन कम होगा तो ऑटोमेटिक बेसिक कंडीशन बॉडी में बढ़ेगी। तो जब सीवियर वॉमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में H+ आयन कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक एल्कलाइन कंडीशन बॉडी में बनती है, तो उसको मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कहते हैं। या फिर कुछ एक्सेस एंटासिड्स या ड्रग या पेप्टिक अल्सर्स में जो ड्रग्स ली जाती हैं उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एल्कली लाइक बाइकार्बोनेट बाय द किडनी। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है? बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में बॉडी कोशिश करती है कि बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन कम करके उसका एक्सक्रीशन करवाया जाए। डिमिनिश फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो कम किया जाता है क्योंकि वो H+ आयन को जुड़कर एक्सक्रीट हो रही थी। एंड देन रेस्पिरेशन इज डिप्रेस टू कंजर्व CO2। तो जितना ज्यादा बॉडी में CO2 रहेगा उतना ही वो ज्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए रेस्पिरेशन को भी डिप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ब्लड का pH इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H2CO3 ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। तो अगर बॉडी में हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है तो ज्यादा CO2 बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो सकती है। साथ ही साथ एंजाइटी, फीवर, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर भी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होती है। ये कंपनसेट कैसे किया जाता है? रिडक्शन ऑफ यूरिनरी अमोनिया फॉर्मेशन, तो अमोनिया फॉर्मेशन को रोका जाता है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन बढ़ा दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया करिए, इससे हम लोग को